नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश लक्ष्कार और आप देख रहे हैं गरुड़ एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर चुनावी दौर शुरू होने वाला है और इसी साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। कांग्रेस प्रदेश के हर जिले में जाकर अपने घोषणा पत्र की तैयारी में जुटी हुई है और भाजपा जो है वो प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है। नीमच जिले में किस तरह से भाजपा विकास यात्रा निकाल रही है और क्या दावे हैं उनके, उन दावों के बीच कांग्रेस की तेज तर्राट महिला नेत्री मधु बंसल, उन्होंने बंगला बगीचे की समस्याओं के साथ साथ और भी कई समस्याओं को बताया है। आइए हम उनसे जानते हैं भाजपा का जो विकास का जो दावा है और विकास यात्रा की जो बात कर रहे हैं उसको लेकर उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भाजपा जो विकास यात्रा की जो बातें कर रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार राजेश भाई, और गरुड़ एक्सप्रेस का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने चर्चा के लिए मुझे शामिल किया। भाजपा जो कि विगत लंबे समय से मध्य प्रदेश में केवल और केवल धर्म के नाम पर वोट बटोर रही है और केंद्र में भी जो मोदी सरकार है वो पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैलाकर और नफरत की आग फैलाकर वोट बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। और लगभग जो हमारे कांग्रेस के और साथ ही देश के जो शहीदों की आज जो कहना चाहिए कि बहुत कुर्बानी के बाद आज़ादी जो हासिल हुई उसमें जो लोकतंत्र स्थापित किया गया कांग्रेस के द्वारा उसको समाप्त करने की पूरी तरह से साजिश की जा रही है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लगभग 75% तक तो लोकतंत्र देश से समाप्ति की ओर है, केवल थोड़ा बहुत नाम मात्र का कहीं कहीं बचा है। आज हम देखते हैं कि भले वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, सभी जगह इनकी गिरफ्त में है। गोदी मीडिया भी इनकी पूरी गिरफ्त में है और देश में केवल और केवल अडानी अंबानी जैसे जो बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं वो फल फूल रहे हैं और उन्हीं के पैसों से देश के अंदर मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सारे जितने भी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे मोदी अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए और मन की बात वो करते हैं, परंतु देश के लोगों की मन की बात न तो वो सुनते हैं और न ही विकास से भाजपा को कोई सरोकार है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की राजनीति का सवाल है, विगत 20 वर्षों में भाजपा के पास नीमच जिले में क्या विकास किया है कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जो मुख्य समस्याएं होती है, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि 21वीं सदी की ओर है, कंप्यूटराइज्ड दौर आ गया है और हम बहुत आगे जाने की बात करते हैं। दूसरी ओर हमें यह जानकर बहुत दुख होता है कि आज भी जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, उन सब में नीमच जिला बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जब 93 से 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही तब शिक्षा के क्षेत्र में हमारे दिग्विजय सिंह सरकार ने गांव-गांव के मजरे टोले में गरीब बच्चों के लिए और सभी की शिक्षा हो सके इसके लिए गांव-गांव में मजरे टोले में स्कूल खोले। परंतु अभी यह देखने में आ रहा है कि लगातार पिछले लंबे समय से जो गांव के प्राथमिक स्कूल है उनको बंद करा जा रहा है और धीरे धीरे पूरा व्यावसायिकरण करते हुए सनराइज वो सीएम सनराइज के नाम से स्कूल खोले जा रहे हैं। इसमें सीधा सीधा केवल और केवल बहुत बड़े जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या यूँ कहें कि पूंजीपति जो लोग हैं उन्हीं को ही फ़ायदा होना है। बाकी जो गांव में छोटे मजरे टोले में रहने वाले हैं बच्चे वो शिक्षा से वंचित होंगे। दूसरी ओर हम देखें कि आज नीमच की जो प्रमुख समस्या है, भले वो बंगला बगीचा हो, भले पेयजल की समस्या हो और भले ही कृषि उपज मंडी का जो इन्होंने ये दावा किया है कि कृषि उपज मंडी चालू कर दी गई है, परंतु पुरानी मंडी में भी किसानों को बहुत भारी परेशानी होती थी, उसके रास्ते हमेशा जाम रहते थे, व्यापारियों को भी परेशानी रही। और आज नई मंडी में भी केवल गेहूं की मंडी चालू करके उसका जो मार्ग है वह भी इतना दुर्गम है कि लोगों तक वो भी पहुंच से बाहर है। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सुविधा है नीमच में वो इतनी गड़बड़ाई हुई है कि आए दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से और आप जैसे सभी मीडिया के भाई लोग इस मामले को उठाते रहे हैं और कोरोना काल में उसका कच्चा चिट्ठा किस तरह से मोदी सरकार ने पूरे देश के स्वास्थ्य सुविधाओं को चरमरा कर रख दिया है, ये सबके सामने आ गया है और असमय काल के ग्रास बने हैं लोग कोरोना काल में। और आज भी हम देख रहे हैं कि कोरोना भले ही वो एक पीरियड था जिसमें बहुत भयावह मौतों का सामना करना पड़ा, परंतु आए दिन यहाँ पर जिला चिकित्सालय में छोटी से छोटी बीमारी के डायग्नोसिस करने की कोई सुविधाएं नहीं है, न डॉक्टर है न नर्स हैं और अनट्रेंड नर्सों को रख दिया गया है, उनके भरोसे पूरा अस्पताल छोड़ दिया जाता है। और कई बार ये देखने में आता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है महिला होने के नाते कि
सड़क पर महिलाओं की डिलीवरी तक कई बार इस तरह के किस्से सामने आते हैं और कई बार डिलीवरी केस बिगड़ने से जच्चा बच्चा की मृत्यु तक हो जाती है। तो इस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं भी गड़बड़ाई हुई है। कल की बात करें तो केवल जब सीताराम जी जाजू थे और वो बहुत कुशल, यह कहना चाहिए कि उन्होंने नीमच का प्रतिनिधित्व किया, ये गौरव की बात है। और उनके कार्यकाल में सीताराम जाजू बना और उसी से आज नीमच को पेयजल सप्लाई हो रही है। उसके बाद से जल निगम की बातें और दावे तो किए जा रहे हैं, परंतु रेतम बैराज और जो ठिगरिया बांध बंधा है, ये नंदकिशोर पटेल जब हमारे नीमच के विधायक थे उनके कार्यकाल में सेंक्शन हुआ। अब ये तो इनका सौभाग्य है कि सत्ता परिवर्तन हुआ और उसका श्रेय इन्होंने ले लिया, परंतु ये नंदकिशोर पटेल के कार्यकाल की ही देन है। दूसरा मैं कहूँगी कि बहुत लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि चंबल का पानी आ रहा है, पर आ कब रहा है यह तो सब लोग देखेंगे जब पता चलेगा। कि यही बात तो मैं कह रही हूँ कि भाजपा केवल और केवल विकास के खोखले दावे करती है, विकास आपको नज़र नहीं आएगा। आज वो विकास यात्रा निकाल रही है, आप किस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं? 20 सालों का ये बताए भाजपा की उन्होंने क्या किया है। बेरोजगारी की हम बात करें तो एक तरफ भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में यह कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे, परंतु हम यह देखें वास्तविकता में तो 2 करोड़ छोड़ तो 2000 लोगों को भी कोई रोजगार नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा व्यापक घोटाला सामने आने के बाद भी अभी जो 2-4 बार वैकेंसी निकली है उसमें बेरोजगार युवकों युवतियों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया जा रहा है। केवल आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उसकी भारी भरकम फीस ले ली जाती है, लाखों रुपए वसूल लिए जाते हैं और बाद में उस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ भी बहुत भारी छल किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इंदौर में जो सबमिट की गई थी तो उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई आशातीत परिणाम नहीं आए, कोई ऐसी कंपनी नहीं आई है जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को या युवतियों को, मतलब बेरोजगारों को कोई रोजगार मिल सके। ऐसे कोई सफल वो सबमिट नहीं हुआ। इसमें लाखों करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। केवल और केवल ये जगह जगह जाकर विकास के खोखले दावे पेश करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं, यात्राएं निकालते हैं, चारों तरफ जोर शोर से प्रचार प्रसार करते हैं और केवल लोगों को एक इन्होंने नारा दे रखा है कि धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं। नीमच की मूल जो समस्या है बंगला बगीचा समस्या, उसको लेकर आपने कल एक तल्ख टिप्पणी की है। आपने बताया है कि ये एक असंगत, भाजपा के लोग कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि 98% ये समस्या हल हो चुकी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल उल्टा कह रहे हैं वो। बहुत हंसी आती है मुझे उनकी बचकाना बातों पर। एक्चुअल में मैंने उनको खुली चुनौती दी है कि वो जिस भी नीमच के चौराहे पर या जिस नीमच के किसी भी मंच पर आकर मुझसे खुली बहस करें। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है कि नीमच की जो बंगला बगीचा समस्या है उसमें 15,000 लोग प्रभावित हैं और 15,000 लोगों में से व्यवस्थापन के बाद लोगों ने जो आवेदन लगाए, जो इन्होंने दावे किए कि हमने समस्या का समाधान कर दिया, तो मात्र 2,000 लोगों के आवेदन लगे और 1,500 लोगों का निराकरण हुआ। अब बताओ आप मेरे को कि 15,000 लोगों में से 1,500 लोगों का निराकरण हुआ, कितना प्रतिशत हुआ? 10%। 90% लोग आज भी परेशान हैं, 90% लोगों की समस्या का निदान नहीं हुआ है। अब मैं सीधा सीधा आती हूँ कि बंगला बगीचा में किस तरह से इन्होंने लोगों के साथ छलावा किया। कुछ दिनों पूर्व, अब कितनी बड़ी हास्यास्पद बात है कि एक तरफ विधायक जी कह रहे हैं हमने समाधान कर दिया, दूसरी तरफ इन्हीं की कंट्रोवर्सी में बताती हूँ कि इनकी प्रभारी मंत्री माननीय उषा जी ठाकुर विगत 10 दिन पहले नीमच के प्रवास पर थी। जब पत्रकारों द्वारा उनसे यह प्रश्न किया गया कि बंगला बगीचा के बारे में आपका क्या कहना है और यहाँ के लोग परेशान हैं और उसको समाधान चाहा उन्होंने, तो उन्होंने तो यह कहकर सब लोगों के साथ और नीमच की जनता के साथ कितना बड़ा हास्यास्पद मजाक किया कि यह तो केंद्र का मामला है और रक्षा मंत्री से मेरी बात चल रही है और रक्षा मंत्री इसको सुलझाएंगे। तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात तो भाजपा की हो ही नहीं सकती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि केवल और केवल भाजपा अब ये बताएं कि ये केंद्र का मामला है। यदि उनकी ही प्रभारी मंत्री ये कहती कि केंद्र का मामला है, तो दिलीप जी कहते हैं कि हमने इसको शिवराज जी से निपटा दिया। अब यदि शिवराज जी से आपने इस समस्या का समाधान करा दिया तो फिर क्यों आज लोग भटकते फिर रहे हैं, क्यों लोगों ने आवेदन नहीं करे? कुल मिलाकर व्यवस्थापन के नाम पर जो इन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है वह अपने आप में बहुत विसंगतिपूर्ण उसमें नियम बनाए गए हैं। और जो व्यवस्थापन के नियमों को यदि
जब तक उसमें सुधार नहीं होगा, सरलीकरण नहीं किया जाएगा, इसमें बंगला बगीचा समस्या का समाधान होगा ही नहीं। आवेदन से ही स्पष्ट हो रहा है कि केवल 10% लोगों का समाधान हुआ है, 90% लोग आज भी परेशान हैं। और उस परेशानी का कारण ये है कि इसमें व्यवस्थापन की जो खामियां हैं उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों तक की अवहेलना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हिब्बानामा, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी और जो भी किसी भी प्रकार की जो अनरजिस्टर्ड पेपर हैं उनको भी मान्यता दी है सुप्रीम कोर्ट ने। परंतु व्यवस्थापन में सबसे बड़ी खामी है कि वो इस तरह की हिब्बानामा, वसीयत, बंटवारे को मान ही नहीं रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों को मानता है। तो जब तक इन चीज़ों को नहीं माना जाएगा, नीमच की बंगला बगीचा समस्या हल ही नहीं होगी। क्योंकि जिन लोगों के पास बंगले बगीचे थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके ज़मीनें बेच दी, या तो उनके बंटवारे हो गए आपस में, या उन्होंने किसी छोटे छोटे टुकड़े में किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दी। अब जब हस्तांतरित हो गई और आज मूल मालिक जो है वो जब जाएगा नगर पालिका में कि मुझे इसका व्यवस्थापन शुल्क भर के और मुझे इसका मालिकाना हक दिया जाए, तो नगर पालिका इन चीज़ों को मान ही नहीं रही है। तो जब मान ही नहीं रही हो, व्यवस्थापन में व्यवस्था नहीं है, तो समस्या का समाधान कैसे हो गया। दूसरा ये कि व्यवस्थापन की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि इसमें आकार के आधार पे जो प्रीमियम दरें अलग अलग तय की गई है वो बहुत बड़ी विसंगतिपूर्ण है। यदि 1000 स्क्वायर फीट का आपका बंगला बगीचा का टुकड़ा है तो उसकी प्रीमियम दर अलग है, 2000 का है तो अलग है, 5000 का है तो अलग है, जबकि होना ये चाहिए कि समान दर होनी चाहिए। तीसरा, व्यवस्थापन में यदि कोई फिर भी इतना होने के बाद भी जिन लोगों के आवेदन लगे हैं तो उनकी कोई समय सीमा नहीं है। समय सीमा नहीं, आपने व्यवस्थापन के लिए आवेदन करा, अब इनकी इच्छा होगी तब ये मीटिंग करें, इच्छा होगी तब इनके अधिकारी उसमें कोई एक्शन लेंगे। आपका कोई टाइम पीरियड नहीं है। जैसे हम लोक सेवा केंद्र पे आवेदन करते हैं तो उसमें 1 महीने के अंदर आपको निराकरण करना होता है, यदि नहीं होता है तो फिर उसमें अपील का प्रावधान है। परंतु यहाँ पे बहुत हास्यास्पद स्थिति यह है कि बंगला बगीचा में व्यवस्थापन के लिए यदि कोई आवेदन करेगा तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें समय सीमा हो तब जाके हम हों, ये सब चीज़ें है ही नहीं। तो कुल मिलाकर जो हमारे विधायक जी का दावा है कि 98% हल हो गई है, वो बहुत बड़ा मजाक है लोगों के साथ। मैं उनको खुली आपके चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से भी उनको खुली रूप से चुनौती देती हूँ। मैं दे ही चुकी हूँ कि वो आए और बहस करे और बताए। मैं तो तथ्य पे बात कर रही हूँ। देखिए, उनके पास हवाई बातें, वो केवल अतथ्यात्मक बातें करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का तर्कहीन बातें हैं, तर्क ही नहीं है। और मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं। अब आप बताएं कि 15,000 लोगों के जो प्रभावित हैं उसमें से आवेदन ही जब 2000 के लगे और 1500 लोगों का निराकरण हुआ, तो आप कैसे कह सकते हो कि 98% समस्या हल हो गई। समस्या तो वहीं की वहीं यथावत है। तो बंगला बगीचा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। इसके साथ ही नीमच के न तो कहीं बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम है, न किसी प्रकार के लोगों के अपने फैमिली के साथ बैठने के लिए पार्क है, न नीमच की सड़कें, जो विशेषकर नीमच की सबसे प्रमुख सड़क जिस पर दिलीप परिहार जी का खुद का बयान आया था कि मेरी हालत ख़राब हो जाती है जब मैं यहाँ से भाटखेड़ा रोड से गुजरता हूँ। तो उन्होंने खुद ने मंच से एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि PWD को कि यह सड़क जल्दी बनाई जाए, और उसका भी उनके द्वारा दिसंबर में भूमि पूजन कर दिया गया और आज तक वो सड़क नहीं बनी है। तो इनके पास विकास के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं उसमें केवल और केवल ये धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करने का जो कार्य चल रहा है वही कर पाएंगे। कुछ भी इनके पास विकास नहीं है। और जो कुछ कार्य कांग्रेस के समय हुए हैं उन्हीं का नाम बदलकर जो निर्धारित राशि या जो भी इनके पास फंड आता है उसी में ये वाहवाही लूटने का काम करते हैं। इसके अलावा भाजपा के पास क्या लगता है बंगला बगीचा की समस्या कब तक हल हो पाएगी, कैसे हल होगी, कौन करेगा इसको हल? देखिए, आप तारीखों पर अगर गौर करेंगे तो बंगला बगीचा के जब मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया या नीमच प्रवास हुआ उनका 2007 से लेकर अब आज तक हम देखें तो वो उस समय ही नीमच में आए जब या तो नगर पालिका चुनाव होने थे या विधानसभा होनी थी या लोकसभा होनी थी, और केवल उनको लोगों को गुमराह करना था और बंगला बगीचा के नाम पर वोट मांगने थे, वोट बटोरने थे। उन्होंने लोगों से वादे किए झूठे और वोट बटेर कर चले गए, और आज समस्या वहीं की वहीं है। इसके समाधान केवल और केवल कांग्रेस सरकार आएगी तभी होगा, क्योंकि कांग्रेस विकास में विश्वास करती है, लोगों की समस्या समाधान में विश्वास करती है। कांग्रेस के कारण ही आज देश को आज़ादी मिली है। देश की आज़ादी के समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, ये अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिलाकर अपने स्वार्थ की रोटियां सेक रहे थे, और केवल कांग्रेस पार्टी ने ही देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज भी हम ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को यदि हम जिंदा रखना है और देश से नफरत की राजनीति मिटानी, आप अंतिम पंक्ति में बैठे हुए
सर्वहारा वर्ग के कल्याण के जो कांग्रेस ने योजनाएं बनाई थी आज़ादी से लेकर आज तक, और जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार रही और जहाँ पर भी है, तो वो केवल और केवल सर्वहारा वर्ग के और सर्व वर्ग के कल्याण के लिए जो काम करते हैं उसी को आगे बढ़ाना है, देश के लोकतंत्र को बचाना है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, यह जो नारा दे रहे हैं, इसी नारे के तहत हम सब मिलकर काम करेंगे, तभी आने वाले समय में नीमच की जितनी भी विकास की बातें हैं, भले वो बंगला बगीचा समस्या हो या मंडी रोड की हो या अन्य हमारे मास्टर प्लान के तहत जो सड़कें बननी है या पेयजल चंबल का पानी आना है या जितने भी कार्य हैं, स्टेडियम हो या बच्चों का बगीचा हो, खेल मैदान हो, ये सभी कार्य कांग्रेस की सरकार आएगी तब देगी। और अब नीमच की जनता भी आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आने की बात कर रहे हैं। चूँकि देखा जा रहा है कि एक लंबे समय से कांग्रेस में बिखराव जैसी स्थिति है, कहीं ना कहीं हाशिए पे चली जाती है, तो इस बार क्या लग रहा है, कांग्रेस में एकजुटता दिख पाएगी? पिछले हर चुनाव की तरह इस बार क्या होगा? देखिए, कांग्रेस लंबे समय तक 1993 से 2003 तक यहाँ की 8 सीटें, एक सौभाग्य था कि कांग्रेस की झोली में थी। कांग्रेस विकास में विश्वास करती है, इसलिए लंबे समय से लगभग देश के सभी राज्यों में कांग्रेस का एक छत्र शासन था, परंतु जब से भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की राजनीति करना शुरू करी है, तब से कांग्रेस की सीटें कम हुई है। परंतु बहुत दिनों तक झूठ जिंदा नहीं रहेगा। जहाँ तक आप बिखराव की बात करें तो वो कांग्रेस 138 साल पुरानी पार्टी है। जब बहुत बड़ा वर्ग बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक परिवार के अंदर भी हम देखें कि जब थोड़े से सदस्य बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सबकी विचारधाराओं में कहीं ना कहीं वो होने लगती है, परंतु मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो मनभेद किसी भी प्रकार का नहीं है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं, कोई भी बिखराव नहीं है और आने वाले समय में सब जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ मैदान में खड़ा है। और जनता जो कि न तो कांग्रेस की न बीजेपी को ये देखती है कि कौन सी पार्टी की विचारधारा सही हो, कौन सी पार्टी हमें राहत दिला सकती है, तो अब उनकी भी समझ में आ गया अच्छे से कि कांग्रेस ही एकमात्र वो पार्टी है जो सर्वहारा वर्ग के हितों के साथ, व्यापारी हो, महिला हो या मजदूर हो या श्रमिक हो या बेरोजगार हो, सभी के हितों की रक्षा करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही किया जाता रहा है। उनकी कल्याणकारी योजनाएं बनती रही है और उसी से आज देश इस स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताएगी। कांग्रेस का चेहरा किस तरह का होगा, उम्मीदवार होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? कोई नया चेहरा लाएगी, महिला चेहरा लाएगी या वही पुराने चेहरों पर अपना दाव खेलेगी, क्या लगता है? पार्टी संगठन तय करेगा, ये पार्टी संगठन का विषय है, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से कांग्रेस अपनी एक अहम पहचान कायम करने की कोशिश में जुटी हुई है। नीमच में भी जिस तरह से कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, लगातार भाजपा पर और भाजपा के विकास के दावों पर हमलावर बने हुए हैं, तो आगे चलकर किस तरह की स्थिति निर्मित होती है, गरुड़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।